हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैंने पहले भी कुछ वीडियो आपको दी है, यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए ये सारी जितनी भी चीज़ें फैक्ट आपको दी जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी सिर्फ रिवीजन होगी, ध्यान रखेंगे। डीपली अगर आपको पढ़ना है तो खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ रिवीजन होगा आपका टॉपिक वाइज कि क्या है। जो घटना चक्र की बुक आती है ये सारे कलेक्शन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। ये वीडियो इसलिए ऐसे है क्योंकि अगर आप पूरी बुक पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ये जैसे एक ही प्रश्न को कई बार रिपीट किया है तो उस आपके कई पेजों में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों के लिए शॉर्ट में कर दिया है। हर एक चीज़ इसमें शामिल की है जिससे प्रश्न बने हुए हैं। आइए हम देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक पहली है नागरिकता, दूसरा हम देखेंगे जो भी हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा तो यही बन जाता है कि जो नागरिकता है किस भाग में है और किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो नागरिकता जो है भाग 2 में है और अनुच्छेद पूछा जाए आर्टिकल कौन सा है तो 5 से 11। तो नागरिकता ध्यान रखेंगे भाग 2 में है और आर्टिकल जो है 5 से 11 तक में नागरिकता के विषय में ही सारी चीज़ें बताई गई हैं। डायरेक्ट ये प्रश्न वन लाइनर में बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता मिलती है, जबकि अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है। कैसे मिलती है, तो जिस राज्य में लोग रहते हैं वहाँ की अलग मिलती है और उस अमेरिका की अलग मिलती है। पर भारत में क्या है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किन किन कंडीशन में भारतीय नागरिकता मिलती है। जन्म के द्वारा मिलती है, या तो कोई जन्मा हो यहाँ पर तब, या रक्त संबंध या वंश क्रम के द्वारा मिलती है, रजिस्ट्रीकरण करके मिलती है, देशीकरण करके मिलती है, किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाए अगर तो मिलती है। जैसे सिक्किम को बाद में यहाँ मिला लिया गया था, तो जो लोग सिक्किम के थे या हैं तो वो लोग भी यहाँ के नागरिकता उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। दोहरी नागरिकता स्वीकार्य है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोई भी प्रश्न आप स्किप नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिए, कम टाइम में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की जो है संपूर्ण शक्ति किसको प्रदान है, तो संसद को। संसद को ही शक्ति है कि वो नागरिकता के बारे में कोई विधि बना सकता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 11 में ये चीज़ें कही गई हैं। आगे बढ़िए। नागरिकता अधिनियम 1955, पहले याद रखेंगे कि अधिनियम 1955 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति के विषय में विस्तार से जानकारी है। मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या चीज़ें दी गई हैं, तो नागरिकता किस प्रकार से अर्जन मतलब किस प्रकार से प्राप्त की जाती है और आपकी नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में दी गई है। आपको अब ये नहीं जानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, अगर इतना डिटेल पढ़ने का है तो पढ़ सकते हैं आप अलग से, लेकिन जो मैंने यहाँ पे सिर्फ चीज़ें बताई हैं इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मूल अधिकार। अब बात करते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के विषय में वर्णन किया गया है। एक बात और याद रखेंगे कि मैंने जो पहले भी वीडियो आपको दी है उसमें भी चीज़ें आपकी रिवीजन हुई हैं, जिसमें अनुच्छेद से संबंधित सारी चीज़ें थी, भाग से थी, अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं सारी चीज़ें थी, तो उसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो 22 भाग हैं उसी में से है ये आपका कि भाग 3 में मूल अधिकार है और 12 से 35 अनुच्छेद है। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने का समर्थन किस रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट ने जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए समर्थन दिया था। कब, तो 1928 में दिया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC का मतलब है हाई कोर्ट। और किस अनुच्छेद के तहत, तो जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट को 226 के तहत जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान है। लागू करने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके कोई भी जो भी मौलिक अधिकार हैं अगर उसका हनन होता है, अगर आप उसके खिलाफ कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, तो वो अनुच्छेद है 32।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं, दोनों का अधिकार है, लेकिन इस मामले में केवल मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट जो है रिट दायर मतलब वो रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को इससे ज़्यादा पावर है। मौलिक अधिकार के अलावा भी हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकते हैं 5 रिटें। आइए आगे देखते हैं। पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या वो वाद योग्य हैं, मतलब क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में या न्यायालय में जाया जा सकता है? तो जाया जा सकता है, इस वजह से ये क्या है, वाद योग्य हैं। जो फैक्ट इसमें आ सकते हैं सिर्फ वही लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, उसको पूरा याद रखना पड़ेगा। आपातकाल में निलंबन हो सकता है, तो अगर जो हमको अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, आपातकाल में क्या निलंबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो निलंबित हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसकी चर्चा जो किसमें की गई, तो अनुच्छेद 358 और 359 में इसके विषय में संपूर्ण विवरण किया गया है। आगे देखेंगे। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर जो आर्टिकल 358 है, 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार के विषय में बताया गया है। हमें पहली बात करें तो 7 प्रकार थे अधिकार, अब वर्तमान में 6 ही हैं। संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है मूल अधिकार से। तो जो आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार है, अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो स्वतः ही वो सारी चीज़ें जो भी अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे जब तक आपातकाल लागू रहता है। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, चाहे आपातकाल की घोषणा की जाए, चाहे कोई भी वजह हो, किसी भी कारण से, कोई भी वजह से जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है जीवन जीने की इच्छा है, इसमें 21 में आपका वर्णित है। अभी सारी चीज़ें आगे आएंगी, तो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगी। आगे देखेंगे। कुल मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। अब पहले पूछा जाए तो 7 थे, अब 6 हैं। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वर्णित है। डायरेक्ट पूछा जाता है 14 से लेके 18 तक के अनुच्छेद में क्या वर्णित है, तो वर्णित है आपका समानता का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। नागरिकों का मतलब यहाँ से है भारतीय नागरिकों से। केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? 15, 16 और 19। 15, 16 और 19 में जो अधिकार प्राप्त हैं केवल भारतीय नागरिकों को हैं, बाहरी को नहीं है, मतलब विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी हैं। आइए कुछ आर्टिकल्स हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान से देखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 23 दिया हुआ है, देखिए अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से पर प्रतिषेध से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन से संबंधित है। ठीक है, नियोजन का मतलब ये है कि जैसे कारखाने में 14 वर्ष से कम का अगर कोई बालक है या कोई भी बच्चा है तो वो काम नहीं करेगा, इसको बताया गया है। तो दोनों को याद रखेंगे। 23 और 24 कभी कभी सामूहिक रूप से भी दे देता है, 23-24 किससे संबंधित है तो भी आप देख लेंगे वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ये कन्फ्यूज़न रहता है। आइए देखते हैं। समानता का अधिकार जैसे भी हमने पढ़ा कि 14 से 18 तक है, तो उसके कुछ अनुच्छेद हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। 14 में क्या दिया है, तो विधि की समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, मतलब छुआछूत के अंत से। और अनुच्छेद 17 के तहत ही पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी को किसी भी तरह से जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे अधिकार मिलते हैं, जो रिजर्वेशन है या सारे अधिकार उनको प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 17 के तहत ही प्राप्त है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो भाषण एवं जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है, तो भारत में समाचार पत्रों
का स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है या मीडिया की बात करें तो उसके लिए भारतीय संविधान में पर्टिकुलर अलग से कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है। लेकिन अगर समाचार पत्रों की बात करें या मीडिया की बात करें तो आपके अनुच्छेद 19(1)(a) में आ जाते हैं। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में सिर्फ अनुच्छेद 19 दे और अदर ऑप्शन रहे तो आप अनुच्छेद 19 भी लगा सकते हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, इसको ध्यान देंगे। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? तो दैहिक स्वतंत्रता, इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जाने का भी अधिकार इसी में शामिल है। पूछा जाता है विदेश यात्रा, यदि आपको कोई विदेश यात्रा करनी है तो वो जो आपकी स्वतंत्रता है, जो आपको अधिकार है, किस तहत आता है, किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता है, जैसे सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सबको अपनी स्वतंत्रता है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद जो है आपका 30 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में की स्थापना करना और प्रशासन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के तहत है। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण की बात करी गई है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। अभी आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होगा, न्यायपालिका। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट क्या है? अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर उच्च न्यायालय कोई रिट जारी करे तो उसको क्या कहते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसी को हैबियस कार्पस भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, वही चीज़ है। आगे देखेंगे मूल ढांचे का जो सिद्धांत है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप मूल जैसे संसद को अधिकार है कि वो मूल जो अधिकार है उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन साफ साफ ये बात भी कही गई है कि जो हमारे मूल ढांचे हैं संविधान के बनाए हुए, उसको कोई भी नुकसान ना होने पाए, मतलब उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें किस केस के द्वारा सामने आई थी? तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था मिनर्वा मिल्स केस के द्वारा। अब मिनर्वा मिल केस अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये किस केस के तहत था? तो केशवा भारती वाद था, 1973 में आया था। अगर इस सिद्धांत की बात करें कि सिद्धांत में दिया गया था तो मिनर्वा मिल्स केस में पहली बार आया था। फिर उसके बाद 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब हुआ था तो उसी में ये बात कही गई थी कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और मूल ढांचे को जो है कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही होना चाहिए। आगे देखते हैं। मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी केशवा भारती बनाम केरल राज्य में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। अभी आपने जो पढ़ा इसमें काफ़ी प्रश्न आपके छुपे हैं, आपके इससे रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले संपत्ति का अधिकार जो है हमारा जो था उसको किस अनुच्छेद के तहत जो है हटा दिया गया है, मतलब किस संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन किया गया था कब? 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, जो उसमें भाग 12 में उसको रख दिया गया है, भाग 12 के अध्याय 4 में। और किस अनुच्छेद में? तो 300 क में। तो प्रेजेंट टाइम की वर्तमान समय की बात करें कि जो आपकी संपत्ति का अधिकार है तो अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। और संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अभी आपने पढ़ा कि ये तो मूल अधिकार नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया गया, तो ये एक विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? दोनों वर्ड दिए रहते हैं, ध्यान रखेंगे। विधिक या वैधानिक दोनों भी सही है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है या तो वैधानिक अधिकार है, दोनों सही हैं। सूचना का जो अधिकार है मूल अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को दिया गया है। पूछा जाता है सूचना का अधिकार क्या मूल अधिकार है? तो नहीं, मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 14 विधि के समान संरक्षण का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मतलब क्षेत्र सभी व्यक्तियों का मतलब यहाँ पर ये है, कोई अगर विदेशी भी यहाँ पर आता है घूमने फिरने या कुछ समय के लिए रहने भी, तो उसको भी आर्टिकल 14 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है,
यह संवैधानिक लक्ष्य है। पूछा जा सकता है कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन की बात कही जाती है तो क्या यह मूल अधिकार है? तो नहीं, ये मूल अधिकार नहीं है, ये एक संवैधानिक लक्ष्य है। शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया है, इसलिए आर्टिकल देखेंगे 21 क है 21A। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। गैर नागरिकों का मतलब अगर भारतीय नागरिक यहाँ का नहीं है तब भी उसे प्राप्त है आर्टिकल 32। 39D मतलब 39D में क्या है अनुच्छेद में? तो उसमें बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान, DPSP का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्यों को ये चीज़ बताई गई है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 16 को पढ़ने में समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित होता है। इसका मतलब समझिए, दिया जाता है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद को साथ में मिलाकर पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात कही जाती है वो वर्णित होती है। तो आर्टिकल 14 और 16। और यदि अकेले की बात की जाए तो 39D, ठीक है। 39D में भी है समान कार्य के लिए समान वेतन, और 14 और 16 को जब साथ में पढ़ेंगे तब भी समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन होता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, जो अधिनियम है 2009 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन ये अधिनियम की बात करें कौन सा अधिनियम था, तो उसको कहेंगे 2009। आगे देखेंगे 86वां मतलब 86वां जो संशोधन था 2002 में किया गया, उसी में आर्टिकल 21A मतलब क को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान बनाया गया। शिक्षा का अधिकार क्या है? तो शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं मिलेगा। जो आपका आर्टिकल 20(2) है, मतलब 22 में, 22 का मतलब है ये उपभाग है, ठीक है, सब आर्टिकल्स हैं 20 और दूसरे में B समझ सकते हैं। तो एक ही अपराध के लिए अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो ऐसा नहीं उसको आज सज़ा दी गई फिर उसके लिए दोहरा दंड है कि आज कुछ सज़ा है फिर उसको उसी के लिए दोबारा सज़ा दी जाए, ऐसा नहीं होता है। वही चीज़ है, स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है और उसके विरुद्ध ही मतलब स्वयं के विरुद्ध उसको गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यह किस आर्टिकल में लिखा है? तो ये भी है आपके 23 में है, मतलब 20C कह सकते हैं इसे। आगे देखेंगे बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 22 के तहत होती है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक किसे माना जाता है? तो महानतम रक्षक जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। ऐसा क्यों है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को जब तक उसका कोई डिसीजन नहीं आता या उसे कब तक बंदी बनाया जा सकता है? अधिकतम तो 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसे नहीं बनाया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि जल्दी से जल्द कुछ समय घंटे के बाद 24 घंटे या जो भी टाइमिंग है उसके अनुसार ही उसको व्यक्ति को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो 1976 में 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये रहे पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इतने अगर आप पढ़ते हैं तो इससे बाहर इस टॉपिक की बात कर रही हूँ, आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बस शर्ते इसको रिवीजन करिए, 1 से 2 बार पढ़िए, चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको किसी टॉपिक को और जल्दी कवर करना है तो आप बता सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।